हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं समास का अगला प्रकार, जिसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, या एक पद उपमेय हो तथा दूसरा पद उपमान हो। इसको ध्यान दीजिएगा। जो कर्मधारय समास होते हैं, अगर आप विशेषण विशेष पढ़े हैं तो आपको तुरंत देख के ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद अगर विशेषण है तो दूसरा पद विशेष होगा, या अगर ये दोनों पद विशेषण विशेष नहीं है तो एक पद उसमें उपमेय होगा और दूसरा पद उसमें उपमान होता है। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेष कहलाता है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है? तो इसमें तुलनात्मकता का बोध होता है ना। जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता? उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। जैसे चंद्रमुख, यहाँ दिख रहा है चंद्रमुख है। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा चंद्रमा के समान मुख मिलेगा। इसमें चंद्रमा के समान मुख मिला क्या हमको? चंद्रमा के समान मुख। अब इसमें समझते हैं उपमेय कौन है, उपमान कौन है। तो यहाँ अगर तुलना का हम देखें, इस वाक्य में लिखा है चंद्रमा के समान मुख। इसका मतलब मुख की तुलना हो रही है किससे? चंद्रमा से हो रही है। मुख की तुलना हो रही है चंद्रमा से। और आपको बताया क्या गया? जिसकी तुलना की जाए वह क्या है? तो उपमेय है। इसका मतलब मुख क्या है? तो इसमें है उपमेय, मुख इसमें उपमेय है। और क्या बताया गया? जिससे तुलना की जाए, तो मुख की तुलना हो रही है चंद्रमा से। चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। इसमें चंद्रमा क्या होगा? या हो जाएगा उपमान। तो अगर हम देखें, अगर ये दोनों शब्द विशेषण विशेष होंगे कर्मधारय समास के, तो जब कभी हम उस समासिक शब्द का समास विग्रह करेंगे तो उसके दोनों पदों के मध्य निकल के आएगा है जो। इसमें बनेगा है जो। और अगर वे दोनों पद उपमेय उपमान है तो जब हम समास विग्रह करेंगे उसमें दोनों पदों के मध्य आएगा के समान। इसमें मिल जाएगा के समान। जरा विग्रह करके देख लेते हैं। इधर आपको जो समास दिख रहे हैं, इन सभी में कर्मधारय समास है, और सभी हैं क्या? तो एक पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है। जरा देखते हैं कैसे होता है। अगर हम नील गगन का समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा नीला है जो गगन। अब आप यहाँ पर देखिए, नीला है जो गगन, इन दोनों पदों के मध्य, यानी एक पद नीला है, एक पद क्या है? गगन है। दोनों पदों के मध्य आ रहा है जो, यही आपको बताया गया है। और इसमें विशेषण विशेष कैसे पता चलेगा? तो गगन मतलब आकाश। आकाश की विशेषता क्या है? कि वह नीला है। इसका मतलब नीला क्या कर रहा है? आकाश की विशेषता बता रहा है, तो नीला क्या हो जाएगा? विशेषण। और चूंकि गगन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए गगन क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इसका मतलब एक पद विशेषण है, दूसरा पद क्या है? विशेष है। जरा आप महादेव का कीजिए। इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो देव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महान मिला और ये मिला देव, और दोनों पदों के मध्य क्या आया? है जो। इसका मतलब देव की विशेषता क्या है? महान। महान क्या होगा? विशेषण। और देव क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इसमें भी एक पद विशेषण है, दूसरा पद क्या है? विशेष है। जरा पीतांबर में देखिए, पीत है जो अंबर। इसको क्या कहेंगे? पीतांबर। पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। इसका मतलब पीला है जो वस्त्र, उसको हम क्या कहेंगे? पीतांबर। इसका मतलब है जो आ रहा है। ठीक। अगला क्या है? महापुरुष। महापुरुष का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा महान है जो पुरुष। क्या मिलेगा? महान है जो पुरुष। इसका मतलब पुरुष की विशेषता है कि पुरुष महान है। महान क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। यहाँ भी एक पद विशेषण है, दूसरा पद क्या है? विशेष है। जरा इसमें देखो, नीलकंठ है, इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा नीला है जो कंठ।
नीला है जो कंठ, उसको कहेंगे नीलकंठ। इसका मतलब कंठ की विशेषता है कि कंठ नीला है, तो नीला क्या हो जाएगा विशेषण और कंठ क्या हो जाएगा विशेष है, और दोनों पदों के मध्य आ रहा है जो यहाँ पर भी आ रहा है। जरा महात्मा में देख लीजिए, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, इसका मतलब आत्मा की विशेषता है कि वह कैसा है, महान है। यहाँ पर महान क्या हो जाएगा विशेषण, आत्मा क्या हो जाएगा विशेष, चूंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। इन सभी शब्दों में कर्मधारय समास है, लेकिन दोनों पद में से एक विशेषण है एक विशेष है। जरा हम इधर देखें, चूंकि अगर विशेषण विशेष नहीं होगा तो वह उपमेय उपमान होगा। अगर देखा जाए उपमेय उपमान आपको बताया गया, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वह क्या है, उपमान है। जरा आप इसमें देखिए, घनश्याम में, घनश्याम का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, यहाँ मिल जाएगा घन के समान श्याम। तो अगर हम देखें इसमें भी दो पद हैं, एक पद है घन और दूसरा पद है श्याम, और इन दोनों पदों के मध्य आ रहा है के समान, तो घन के समान श्याम। घन का मतलब होता है काला बादल और श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण, यानी कि कृष्ण की तुलना की गई है काले बादल से। ठीक, तो इसमें श्याम क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा उपमेय, चूंकि इनकी तुलना हो रही है, कृष्ण की तुलना हो रही है काले बादल से, और काले बादल किसको कहा गया, घन को, तो घन क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इसका मतलब एक पद उपमेय, दूसरा पद क्या है, उपमान है, और दोनों पदों के मध्य आया क्या, के समान आ गया। अगला देखिए, प्राण प्रिय। प्राण प्रिय का जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें मिलेगा हमको प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय बन जाएगा प्राण प्रिय। प्रिय की तुलना किससे की गई है, प्राण से की गई है। प्रिय इसमें हो गया उपमेय और प्राण क्या हो गया, उपमान। जरा इसमें देखिए, कमल नयन। कमल नयन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। कमल के समान नयन को कहा गया कमल नयन। इसका मतलब नयन मतलब होता है आँख, और आँख की तुलना की गई है किससे, कमल से। नयन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और चूंकि कमल से तुलना की गई इसलिए कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इसमें भी एक पद उपमेय है, दूसरा पद उपमान है, दोनों पदों के मध्य के समान आ गया है। यहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। चरण कमल में देखिए, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, कमल के समान चरण। इसका मतलब चरण की तुलना की गई है कमल से, चरण की तुलना की गई है कमल से। चरण क्या होगा, उपमेय होगा, कमल क्या होगा, उपमान होगा। क्यों, चूंकि चरण की तुलना की जा रही इसलिए उपमेय, और कमल किससे तुलना हो रही इसलिए उपमान हो जाएगा। आइए अगला समास हम देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद प्रधान हो उसको कहते हैं द्विगु समास। आइए देखते हैं, जैसे ये जो शब्द दिए गए हैं सब के सब द्विगु समास के शब्द हैं। जैसे नवग्रह, नवग्रह एक प्रकार का कह सकते हैं द्विगु समास है, और इस नवग्रह का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें हमको मिलेगा नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह। नौ ग्रहों के समूह को कहा गया नवग्रह, है ना। और यहाँ पर देखें तो नौ ग्रहों की क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। और संख्यावाची विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के माध्यम से विशेषता बताते हैं उसको संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। तो पहला पद क्या बताया गया, संख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद प्रधान हो। तो इसमें जो पहला पद है ये क्या है, नौ है, और दूसरा पद क्या है, ग्रह है। तो ग्रहों की संख्या कितनी बता रहा है, 9। तो ग्रह क्या हो गया, कह सकते हैं विशेष है, और उसकी जो विशेषता है 9 है। तो कहने का मतलब पहला शब्द क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो, दूसरा पद प्रधान हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर 9 क्या है, तो एक प्रकार से संख्यावाची विशेषण है, तो इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। चवन्नी, चवन्नी को जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह। अठन्नी,
अठन्नी नाम सुने होंगे। 8 आना का समूह कहा गया अठन्नी। यहाँ पर चवन्नी में 4 क्या है, तो एक प्रकार से संख्यावाची विशेषण है। ऐसे नवरत्न, नवरत्न में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। तो यहाँ पर हो जाएगा नवरत्न, यानी 9 क्या है, तो संख्यावाची विशेषण है, प्रथम पद है। चौराहा, चौराहा का समास विग्रह करेंगे तो आएगा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। इसमें 4 क्या है, तो प्रथम पद है, संख्यावाची विशेषण है। नवरात्रि, यहाँ क्या होगा, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह को कहा गया नवरात्रि। इसमें 9 क्या है, प्रथम पद है, संख्यावाची विशेषण है। जरा इसमें देखो, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। तो 7 क्या है, पूर्व पद है, संख्यावाची विशेषण है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह क्या कहा गया, त्रिभुज। नवरत्न यहाँ बताया गया। सप्तऋषि, 7 ऋषियों के समूह को कहा गया सप्तऋषि, 7 ऋषियों के समूह को कहा गया सप्तऋषि। तो 7 क्या है, संख्यावाची विशेषण है, और ये क्या है, पूर्व पद है। तो आपको क्या बताया गया, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो गया। तो यहाँ अगर जो हम देखें तो ये सब के सब संख्याएं जो जा रही है 9 तक जा रही हैं, 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक की जो संख्या है यहाँ दिख ही रहा है, और इसी में हम कह लेते हैं 10। तो संख्या में अगर अंक पूछ ले कि किसमें कौन सा समास है, जैसे मान लीजिए अगर अंक दे दिया, जैसे कहा जाए 1 2 3 5 9 8 10, इसमें कौन सा समास है, तो अंक जो देख रहे हैं आपको, इन सभी अंकों में द्विगु समास है। सभी के सभी अंकों में 10 तक क्या है, तो द्विगु समास है। जैसे अंक हो जाएगा 11, अब यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हम 11 का समास का विभाजन करेंगे तो उसमें हमको मिलेगा 10 और 1 और 10 और 1 मिल के बनाएंगे 11। तो यहाँ पर 11 में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, है ना। 12 में क्या होगा, द्वंद्व समास। 13 में क्या होगा, सभी में द्वंद्व समास है। तो कहाँ तक, 19 तक। 19 तक में क्या मिलेगा हमको, द्वंद्व समास मिलेगा। 19 में क्या होगा, समास विग्रह, तो होगा 10 और 9, 10 और 9 को कहेंगे हम 19। लेकिन जैसे यहाँ पर अंक 20 होगा, अब 20 को कौन सा समास हम कहेंगे, 20 में होगा द्विगु समास। और जैसे 20 से 21 होगा, जैसे 21 होगा तो इसमें पुनः फिर से क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि 21 का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा 20 और 1, 20 और 1 मिलके बनाएंगे क्या चीज़, 21। तो जो आपकी संख्याएं हैं 1 से 10 तक, इन सभी में क्या है, सब में द्विगु समास है। और आगे किस में हो सकता है, तो 20 में हो सकता है, 30 में हो सकता है, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, इन सभी में क्या होगा, तो सब में द्विगु समास होगा। लेकिन अगर इन सभी में कोई संख्या घटाया गया या बढ़ाया गया तो वहाँ पर वो तुरंत क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।